So now we are going to talk about the asynotic heart diseases. Basically जो congenital होती हैं उनमें कौन कौन सी होती हैं. This is the topic of pediatrics. Now asynotic congenital heart defects में हमारे पास एक तो बेसिकली क्या होते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम उनको. एक होती हैं लेफ्ट टू राइट शंट की वजह से और दूसरी होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लेजेंस की वजह से. ऑब्स्ट्रक्टिव लेजेंस में जैसे हो गया कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. जब कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है तब होता है. ठीक है. लेफ्ट टू राइट शंट में तुम्हारा पहला आ जाता है AST एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा होता है तुम्हारा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और तीसरा हमारा आता है दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है. तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे. जो हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है वो क्यों होता है. जैसे मान लो तुम्हारा ये हार्ट हो गया. ठीक है. यहाँ पे ये हमारे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स हो गए. ठीक है. ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, as we are talking about the atrial septal defects, जो लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम है इनके बीच में एक शंट शुरू हो जाता है. यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होगा तो बेसिकली जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. जो हमारा ASD होता है उनके अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है. वो डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन इट कैन बी फर्स्ट दैट इज ऑस्टियम प्राइमम, दूसरा है ऑस्टियम सेकेंडम, तीसरा है हमारा कोरोनरी साइनस, चौथा हो जाएगा साइनस वेनोसस. इसके दो टाइप होते हैं, एक जो हमारा सुपीरियर वेना कावा के पास होगा, एक होता है इंफीरियर वेना के पास. ठीक है. तो ये चार पार्ट में बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं. ऑस्टियम प्राइमम की वजह से होगा, ऑस्टियम सेकेंडम की वजह से होगा, कोरोनरी साइनसिस की वजह से, साइनस वेनोसस में सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के. ठीक है. तो व्हाट इज द बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे वो देख लेते हैं. तो जब हमारा लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा होगा तो प्रेशर इन दिस कंपार्टमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है. तो जो RA का प्रेशर है दैट इज सिमिलर टू LA का प्रेशर. ठीक. देयरफॉर देयर इज नो मच प्रेशर डिफरेंस. जब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो देयर इज नो शंट मरमर एंड नो शंट मरमर. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो टर्बुलेंट फ्लो. तो कैसा फ्लो होगा? स्मूथ फ्लो होगा. जब स्मूथ फ्लो होगा तो कोई भी शंट मरमर यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, इसमें आएगा क्या? यहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड आया, ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जब जा रहा है तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा ब्लड फ्लो मरमर आएगा. फ्लो ब्लड का इंक्रीज होने की वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर इज एन डिलेड डायस्टोलिक मरमर. दिस इज अ फ्लो मरमर. ठीक है. एंड ये डिलेड डायस्टोलिक मरमर होगा क्योंकि अब
जब आप देखोगे ब्लड यहाँ से आगे बढ़ेगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इनटू द लंग्स, ठीक है। तो जब ब्लड इसमें आपका फ्लो कर रहा होगा थ्रू द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, नाउ there is again increase in the blood flow that causes ejection, systolic murmur. This is again a low murmur, ठीक है। Because of this there is delayed closure, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो होना है, तो यहाँ पे जो आपकी पल्मोनरी वेल्स हैं ये क्लोजर इनका डिले हो जाएगा, डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वेल्स, ठीक। दैट कॉजेस डिलेड P2, जो कि आपको वाइड फिक्स्ड splitting of S2. This is diagnostic. S2 की स्प्लिटिंग इंस्पायरेशन में नॉर्मली हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक्सपायरेशन में नहीं देखने को मिलती है। नॉर्मल स्प्लिट एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर वो एक्सपायरेशन में भी आ रहा है, दिस इज टर्म्ड एज S2 फिक्स्ड, इंस्पायरेशन एज वेल एक्सपायरेशन दोनों में आपको स्प्लिटिंग सुनाई पड़ेगी, देन दिस इज द डायग्नोस्टिक वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड, ठीक है। नाउ वी कम टू द ECG फाइंडिंग। ECG फाइंडिंग क्या होगी इस केस में, दैट इज ऑस्टियम सेकेंडम AST, ऑस्टियम प्राइमम AST। ऑस्टियम सेकेंडम में राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा और ऑस्टियम प्राइमम में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट वेसिकुलर ब्लॉक मिलेगा एंड मिट्रल वेल्व इनसफिशियंसी मिलती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है हमारा, हाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में हम नंबर 1 पे इलेक्टिव सर्जिकल क्लोजर, अगर आपका AST मोर देन 3 to 5 ईयर परसिस्ट कर रहा है अप टू स्कूल गोइंग एज और कोई भी स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं अकर कर रहा है, इन दैट केस हम इलेक्टिव सर्जिकल क्लोजर करेंगे। या फिर जो आपका साइज है वो मोर देन 8 mm है तो हम इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। और दूसरी चीज ये है अर्ली सर्जिकल क्लोजर कब करेंगे हम, अगर अनकंट्रोल्ड CCF हो रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर तब हम करेंगे, या फिर QP/QS रेशियो आपका मोर देन 2:1 आ रहा है तब करेंगे। QP/QS रेशियो क्या है, दिस इज पल्मोनरी ब्लड फ्लो अपॉन सिस्टमिक ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर वो आपका 2:1 से ज्यादा आ रहा है तब हम अर्ली सर्जिकल क्लोजर कर देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, नाउ वी टॉक अबाउट द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला तो आता है जैसे हमारा ये हार्ट हो गया फिर से,
तो हमारा ये वेंट्रिकल का पोर्शन है। तो वेंट्रिकल में सेप्टम जो ऊपर पार्ट में होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। देयरफॉर फर्स्ट वी हैव पेरी मेम्ब्रेनस ventricular septal defect. Then we have second is muscular VSD, ventricular septal defect. Third is inlet VSD, and fourth is outlet or subarterial VSD. ठीक, नाउ वी कम टू होता क्या है बेसिकली इस केस में। दिस इज द हार्ट, वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ शंट हुआ ब्लड। ठीक है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से ये इधर आएगा। ठीक, फिर ये आपका पल्मोनरी थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर ये आपका यहाँ वापस आएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। नाउ एज वी कैन सी दिस ब्लड फ्लो ओवर हेयर, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो इसकी वॉल्स मजबूत होती हैं काफ़ी, एंड हाई प्रेशर डिफरेंस होता है राइट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा वो बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू विच इज नॉट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक ठीक, देयरफॉर देयर इज अ टर्बुलेंट फ्लो। This turbulent flow causes a pan-systolic murmur. This is a shunt murmur. At left parasternal area of fourth intercostal space. As you can hear it, at the left parasternal area of fourth intercostal space, pan-systolic murmur वहाँ पे सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अब फिर बात कर लेते हैं, जो ये ब्लड आ रहा है यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जब पल्मोनरी आर्टरी में ये फ्लो करेगा, देयर इज increased blood flow in the pulmonary artery which is leading to ejection systolic murmur। तो ejection systolic murmur भी आपको मिलेगा, it is the flow murmur in the pulmonary artery। ठीक है, and another thing we have a mitral valve over here। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ पे आ रहा होगा थ्रू द पल्मोनरी वेन्स एंड राइट, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जब आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिट्रल वेल पे यहाँ पे डिलेड डायस्टोलिक मर्मर, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वी हैव ejection systolic murmur in pulmonary artery, we have delayed diastolic murmur, and we have a pan-systolic murmur. This pan-systolic murmur is a diagnostic of ventricular septal defects. ठीक है, then we come to the X-ray finding in this case of the ventricular septal defect. ठीक है, एक्सरे में हमारा जो CT रेशियो होता है, दैट इज कार्डियोथोरेसिक रेशियो,
दिस इज इक्विवेलेंट टू A plus B upon C. Suppose this is the lung in the X-ray. ठीक है, we take up the A plus B is the heart. जितना हमारा दोनों साइड में ये A हो गया हमारा and this is the B upon में C. C is the total boundary. Okay, then if in the children's it should be less than 0.55 and in the infants it is less than 0.6. अगर ये CT रेशियो इन वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है then this is termed as cardiomegaly which is usually seen in VST. ठीक, अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ VST. नंबर 1 पे हमारा रिकरेंट निमोनिया. ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लड यहाँ से लंग्स में जा रहा है, कंजेशन होगा यहाँ पे, कंजेशन होने की वजह से रिकरेंट निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देन दूसरा आ जाता है हमारा दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है इसलिए. तीसरा आ जाता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस can be the most common cause for infective endocarditis in this case. ठीक है, फिर एक लेट कॉम्प्लिकेशन आ जाता है दैट इज आइसेनमेंगर्स सिंड्रोम. अच्छा, ये आइसेनमेंगर सिंड्रोम क्या होता है अभी देख लेते हैं. अब जैसे जो हमारा ये हार्ट होता है, ठीक है, इसमें जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल. जब ये ब्लड इंक्रीज होता है, यहाँ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, तो यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल हुआ है इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया. ठीक, आइसेनमेंगर सिंड्रोम बता रहा हूँ. ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी भी इंक्रीज करेगा. जब ये इंक्रीज करेगा तो राइट वेंट्रिकुलर का भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा. अब ये राइट वेंट्रिकुलर का जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, राइट वेंट्रिकुलर की हो जाएगी हाइपरट्रॉफी. जब ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि राइट वेंट्रिकुलर का जो ब्लड प्रेशर होगा विच इज हायर एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड प्रेशर होगा. ठीक है, तो ये प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ब्लड चेंज हो जाएगा, दैट इज राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाने लगेगा. दिस इज the reversal of right to left shunt. जो शंट था अभी तक लेफ्ट टू राइट था, अब वो राइट टू लेफ्ट हो गया. दिस इज व्हाट इट इज कहिंग. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से, इसकी वजह से अब साइनोसिस होने लगी. वेंट्रिकुलर सेप्टल ये साइनोटिक होता है, लेकिन आइसेनमेंगर सिंड्रोम दैट इज द लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसकी वजह से अब हमारे पास साइनोसिस होगी.
ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मेडिकली मैनेज करेंगे। मेडिकल मैनेज में क्या कर सकते हैं? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर अगर हो रहा है तो हम डाइजॉक्सिन एंड फ्यूरोसेमाइड की हेल्प ले सकते हैं। ठीक। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसमें? अगर मान लो उसको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा? सर्जरी। इंडिकेशन क्या है, कब सर्जरी के लिए ले जाओगे? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो रहा है, क्यूपी बाई क्यूएस रेशियो मोर देन 2:1 है। ठीक है, कोई वेल्व डिफेक्ट है। ठीक। सर्जरी कैसे करोगे? टेक्निक क्या होगी? ऑप्शन क्या है? ठीक है, दैट इज क्लोजर विथ Dacron patch, then percutaneous device closure। ठीक है, तो ये हमारे सर्जिकल ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की। व्हाट इज दिस? ठीक है, जब बच्चा पेट में होता है, जब वो प्री टर्म होता है, ठीक है, तब जो हमारा ब्लड रहता है एओर्टा से डायरेक्ट आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है। ठीक है, प्रीटर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो ओपन रहता है। ठीक, अगर हम किसी तरह से इसको कम कर दें तो ये डक्टस आर्टीरियोसस क्लोज हो जाएगा, देयर विल बी नो पीडीए। ठीक है, और ये प्रीटर्म बेबीज में ज़्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू टर्म बेबीज। ठीक है, ये कंजेनाइटल रूबेला के केसेस में भी पीडीए दिखता है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, अयोर्टा से वाया पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ जाता है। ठीक है, जो कि एक टर्बुलेंट फ्लो देता है। अगर ये पेटेंट रहेगी, ठीक है, पीडीए अगर पेटेंट है, एक टर्बुलेंट फ्लो आएगा, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर डिफरेंस की वजह से देयर इज अ शंट murmur. This shunt murmur is basically heard at the parasternal area of second intercostal space। ठीक है, ये आपका लाउड कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर होता है। ठीक है, what are the complications of this? Complications can be as number 1 congestion। कंजेशन की वजह से रिकरेंट निमोनिया सिमिलर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? सीसीएफ हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? आइसेनमेंगर सिंड्रोम, दैट इज आइसेनमेंगर सिंड्रोम में एक खास बात है, यहाँ पे क्या होगा, चूंकि अगर हम देख लेते हैं ये हमारी एओर्टा है, ठीक है, ये डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगी। ठीक, तो जो डक्टस आर्टीरियोसस है ये है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ से ब्लड अभी तक जो आ रहा था वो ऐसे आ रहा था पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक,
बट अभी क्या होगा, अभी ये ब्लड रिवर्सल हो जाएगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे अपर लिम सप्लाई होते हैं और डिसेंडिंग एओर्टा से लोअर लिम। ठीक, जब रिवर्सल ऑफ द शंट हो जाएगा तो जो पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड लेके आ रही है राइट वेंट्रिकल से, वो लंग्स में न जाके डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आने लगेगा, तो आपका लोअर लिम में साइनोसिस होगी। अपर लिम्स आर स्पेयर्ड। तो वी सी दिस एज डिफरेंशियल साइनोसिस। ठीक ठीक। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में आपके पास मेडिकल मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट डाइजॉक्सिन है, देन फ्यूरोसोमाइड है। ठीक है, निमोनिया वगैरह हो जाएगा तो एंटीबायोटिक। ठीक है, अब अगर प्रीटर्म बेबी है तो हम क्या कर सकते हैं, एनसेट्स का यूज कर सकते हैं। एनसेट्स जो होते हैं बेसिकली ये प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आइब्रोफेन होता है और दूसरे नंबर पे इंडोमिथासिन होता है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करेंगी, डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाएगा, खेल खत्म। ठीक, सर्जिकल में क्या है? सर्जिकल हम कब करेंगे, या तो मेडिकल मैनेजमेंट हम कर नहीं पाए या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब कब होगा, जब प्लेटलेट काउंट आपका 80,000 से कम है। ठीक, दूसरा क्या है, सीरम क्रेटिनिन जो है तुम्हारा 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर कोई एक्टिव ब्लीडिंग होगी। मेडिकल मैनेजमेंट करना ही नहीं है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तब क्या करोगे तुम, ऑल द टर्म बेबीज। ठीक, रिटर्म है तो ये चीजें हैं, टर्म है तो ये चीजें हैं। इन सब चीजों में तुम्हें टेक्निक लगानी है, दैट इज लाइगेशन। लाइगेशन कर सकते हो। दूसरा परक्यूटेनियस कैथेटराइजेशन यूजिंग ऑक्लूडर्स एंड कॉइल्स। कॉइल्स और ऑक्लूडर्स का यूज करके परक्यूटेनियस कैथेटराइजेशन कर सकते हो, ये चीजें हो जाएंगी सर्जिकल में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लेंस में। ठीक, ये बेसिकली क्या हो, जैसे मान लो तुम्हारी ये एओर्टा है, ठीक, ये हल्की सी बेंड हो गई या फिर मान लो पूरी ही बेंड हो गई। ठीक, तो ये जो फ्लो होगा, ब्लड फ्लो, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर कंप्लीट शॉक में चला जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ नैरोइंग हम इसे दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, नियर कंप्लीट और पार्शियल कंप्लीट, पार्शियल नैरोइंग। ठीक, जो नियर कंप्लीट होती है वहां पे ब्लड पूरी तरीके से रुक जाएगा। ब्लड फ्लो अगर रुकेगा तो फिर जो न्यूनेट है वो शॉक में चला जाएगा। ठीक, शॉक में। पार्शियल नैरोइंग है, मोस्ट कॉमनली यही होती,
ठीक है, तो ब्लड फ्लो तो डिक्रीज करेगा तुम्हारा डिसेंडिंग एओर्टा में। ठीक, और सिस्टमिक हाइपरटेंशन देगा। जब सिस्टमिक हाइपरटेंशन और ब्लड फ्लो डिक्रीज इन एओर्टा होगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। डिसेंडिंग एओर्टा में क्यों मैंने खास इंसिस्ट किया है, क्योंकि ये जो आपका कॉक्टेशन होता है वो जनरली नियर डक्टस आर्टीरियोसस होता है, जिसे हम जक्स्टा डक्टल बोलते हैं। ठीक है, नाउ डिसेंडिंग एओर्टा अगर ब्लड कंप्रोमाइज हो रहा है तो लोअर लिम्ब में आपका ब्लड बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में क्लॉडिकेशन होगा। क्लॉडिकेशन पेन होगा, फीबल फीमोरल पल्सेस होंगी, और रेडियो फीमोरल डिले होगा। ये सारी चीज़ें देखने को। अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है टू द किडनीज, ठीक, तो रेनिन रिलीज होगा। अब रेनिन रिलीज होने की वजह से एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन रास को एक्टिवेट करेगा, रास एक्टिवेट होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन हो जाएगा तो हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकती है। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होगी अगर, तो बच्चे को सीजर्स आ सकते हैं। ठीक, दिस इज सीन इन द कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। नाउ कंपनसेटरी चेंजेस क्या हो सकते हैं? अगर मान लो बच्चा 10 साल के ऊपर हो गया एक टाइम पे, 10 ईयर्स के ऊपर जब हो जाएगा, ठीक, तो जो उसका आप लंग्स में देखोगे, एक्सरे कराओगे, ठीक, तो कोलेट्रल्स बनेंगे। जब एक्सरे कराओगे जो आपकी हड्डियां होती हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज लोअर बॉर्डर पे होती हैं इस तरह कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉचिंग ऑफ इंफीरियर ऑफ रिब देखने को मिलेगा एक्सरे पे। ठीक, कोलेट्रल्स बन जाएंगे, कोलेट्रल्स टॉर्चुअस और डायलेटेड होंगे, जिसकी वजह से नॉचिंग ऑफ इंफीरियर रिब मिलेगी आपको। ठीक, सिमिलरली ऑन एक्सरे एक 3 साइन भी मिलेगा। व्हाट इज 3 साइन? जब आप एक्सरे में इस साइड देखोगे तो दिस इज द प्री स्टेनोटिक, एक बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, प्री स्टेनोटिक वाला डायलेटेड होगा, दिस विल बी पोस्ट स्टेनोटिक। एंड हियर वी एंड दिस टॉपिक, that is all about the acyanotic heart disease. ठीक है, थैंक यू।